गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन इजी है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है भाई। ये हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कुछ इतनी, 5.3 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशो, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना रेशो का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के का इनका रेशो का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना, ठीक है, आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। किसका मैग्नीट्यूड चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट की जाती है दो चार्ज बॉडी के बीच में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में एक चार्ज बॉडी है और न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित प्रोटॉन ये अपने आप में एक चार्ज बॉडी है। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। जवाब है बिल्कुल यस, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पूछी जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास बॉडी के बीच में कैलकुलेट किया जाता। तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होती? क्या प्रोटॉन के पास मास नहीं होती? जवाब है यस, दोनों के पास मास होती है। जब दोनों के पास मास है तो यार दोनों के मास के थ्रू मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकता? मास बॉडी के बीच में बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैलकुलेट कीजिएगा Fe और Fg। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का मास है Mp 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसको हम r बोल रहे हैं ये है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पाया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में, जबकि प्रोटॉन पर चार्ज उतना ही प्लस का पाया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे Fe और Fg के मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिएगा। दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ये वाला चार्ज इंटू दूसरा वाला चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट होते हैं। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उनके प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर, डिस्टेंस है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इसका स्क्वायर। तो ये तो आ चुका है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या पूछ रहा है नीचे? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में कितना होता है? G m1 m2, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस है अगेन 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इसका स्क्वायर। तो सॉल्व भी कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पाई जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब दो हैं तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा ऊपर जो है इसका सोल्व करके मैंने ये लिख दिया। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11, ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है। मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के ऊपर मास है वो है 1.67 इंटू 10⁻27, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है भाई। इस पूरी क्वांटिटी को जो आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आ रही है माय डियर, वो वैल्यू आ रही है 2.27 इंटू 10⁻39, ठीक है भाई। ये दोनों पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 ऑर्डर टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से
10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है दो चार्ज बॉडी के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछ भी लेगा एमसीक्यू में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले कितने टाइम्स ज़्यादा होता, तो 39 टाइम्स, 10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चूँकि चैप्टर खत्म हो चुका है थियोरेटिकली, तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 भी लगभग खत्म हो चुका है, तो उसकी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एकेडमिक पूरा पढ़ाया जा रहा है फ्री में। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें या उनको चैनल के बारे में बताएं जो लोग एकेडमिक में है, 12th कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर। देखिए न्यूमेरिकल लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, तो इसलिए आप ऐसा लरोड़ा अपनी खोल कर रखें। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, टॉपिक नंबर 1 का, जिसमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस। दो मेटेलिक स्फीयर हैं, सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, और अपोजिट नेचर का, एक के ऊपर प्लस है तो एक के ऊपर माइनस है। क्या कहा जा रहा है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर अपार्ट इन एयर, और दोनों को 0.9 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है हवा के अंदर। आगे बोल रहा है आफ्टर ब्रिंगिंग दैम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, फिर वापस से उसी जगह पर रख दिया जाता है। रखने के बाद उन दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो है 0.025। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये दो चार्ज हैं, इनको कॉन्टैक्ट में लाने के बाद रखा हुआ है r डिस्टेंस पर। अब जो फोर्स एक्ट कर रही है इनके बीच में 0.025 न्यूटन, ये फोर्स एक्ट कर रही है। आगे आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच। तो फाइनल चार्ज की वजह से तो ये फोर्स लग रही है, ध्यान लगाइएगा, फाइनल चार्ज की वजह से ये फोर्स लग रही है। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब टच करके आपने सेपरेट किया होगा, टच करके सेपरेट किया होगा, तो सेपरेट जब करते हैं ना टच करने के बाद, तो दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है तो दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज जाती है। तो इसके पास अगर Q है तो इसके पास भी Q रहेगी। तो इसलिए मैंने Q1 Q2 खत्म करके Q कर दिया। क्यों कर दिया, रीज़न भी है इसका, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो चार्ज दोनों बॉडी के ऊपर कितना होगा, Q और Q, और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है वो है 0.025 न्यूटन। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन दे रखा था यहाँ पर आपको 0.90। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 0.90, और ये है मीटर में। तो आपसे फोर्स दे रखा है, Q की वैल्यू पूछ रहा है चार्ज की, तो कैसे निकालोगे, यू नो दैट जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला वाला चार्ज इंटू दूसरा वाला चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है 0.025 न्यूटन। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये हो जाएगा Q स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखा आपको 0.9, इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको Q स्क्वायर सॉल्व करना, तो जो डिवाइड की चीज़ है वो इक्वल के दूसरी साइड में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, 0.9 मल्टीप्लाई में आ चुका है, और जो मल्टीप्लाई की चीज़ है इक्वल के दूसरी साइड में लेकर जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा Q स्क्वायर। अब देखिएगा, जब Q स्क्वायर को यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q स्क्वायर को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 225 × 10⁻14। तो यहाँ से Q निकालोगे तो Q आ जाएगा √225 × 10⁻14। तो 225 जो होता है स्क्वायर रूट किसका होता है, 15 का, या 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15, और 10⁻14 का जो निकल कर आएगा बाहर वो आएगा हाफ। कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 10⁻7। ठीक है भाई, ये आपके पास Q आ चुका है।
तो Q की वैल्यू इतनी आ गई। इसको और सही करके दिखा दोगे तो ये दिखा सकते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और आपको पता है 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, तो 1.5 माइक्रो कूलाम ये आएगा फाइनल चार्ज दोनों बॉडी के ऊपर। कितना? 1.5 माइक्रो कूलाम, 1.5 माइक्रो कूलाम। तो क्वेश्चन इजी था, इसमें बस इतना मेंशन किया हुआ है। ध्यान लगाने वाली बात यह है कि आपको शुरुआत चार्ज से कोई मतलब नहीं है। टच करने के बाद जो दोनों बॉडी को रखा गया है तब इम्पोर्टेंट है आपको नॉलेज में रखना है कि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो ध्यान रहे टच करने के बाद जब दो बॉडी आइडेंटिकल होती हैं तो दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज सेम आती है। तो मान लेते हैं एक के ऊपर Q है तो दूसरे के ऊपर भी ऑटोमेटिकली Q होगी। अब इन पर पहले चार्ज कितनी, इस चीज़ को ध्यान में मत लगाइएगा। टच करने के बाद चार्ज दोनों के ऊपर सेम हो जाती है। इस तरह का हमने पीछे न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें टच करने के बाद सेपरेट किया गया था, तो आपने उसमें देखा था ना चार्ज को आपने तोड़ा था। तो वैसे ही है यहाँ पर भी, क्या टच करने के बाद जब इनको सेपरेट करेंगे कुछ डिस्टेंस पर तो चार्ज भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर बस यही था। ठीक है भाई, इजी है, कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी है और मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा क्या था।